हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। और आज जो हम वीडियो देखेंगे वो है कि रशियन मीडिया का क्या कहना है कि रूपी रूबल हम कैसे जो है एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। वैसे तो इस टॉपिक में काफ़ी सारे चैनल्स में आपको इस टॉपिक पे वीडियोस मिलेगा कि रिसेंटली जो है इंडिया युआन यूज़ कर रहा है, ऐसा कुछ आया था। बट आज हम रशियन मीडिया की और रशियन लोगों की पर्सपेक्टिव देखेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही है रूपी रूबल में ट्रेड करने में, और जो रशिया का जो रूपी रिज़र्व है इंडियन बैंक में उसको लेके क्या प्रॉब्लम है, और कैसे हम जो है अपने लोकल करेंसीज यूज़ कर सकते हैं, और रशियन मीडिया का और रशियन लोगों का इन जनरल क्या सोचना है इसके बारे में। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे म्यूज़िक चैनल में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, म्यूज़िक और स्टोरी चैनल जो है 2 नए चैनल्स हैं मेरे, तो उसको भी मैं ग्रो कर रहा हूँ। म्यूज़िक चैनल ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे है, ऑलरेडी 30,000 सब्सक्राइबर्स छूने को चले, और इसको मैं बहुत रैपिडली जो है ग्रोथ हो रहा है म्यूज़िक चैनल में। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या फिर आप अपने चैनल के लिए जो है मुझे मेरे टैलेंट को यूटिलाइज़ करके अपना कोई चैनल जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कॉल या फिर कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हर महीने $1 बिलियन। ब्लूमबर्ग के कैलकुलेशन के अनुसार ये वो अमाउंट है जो रशिया ने इंडियन बैंक्स में अपने अकाउंट में जमा किया है। हालांकि कंट्री उनका यूज नहीं कर सकती है। इंडियन रुपी के साथ क्या प्रॉब्लम है? इसे सिर्फ रूबल्स के बदले क्यों नहीं बदला जा सकता है? क्या ये रशियन इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम है? और फाइनली जमा किए गए रुपीज से हम कितनी इंडियन मूवीज खरीद सकते हैं? ये रायनोक है और एनालिस्ट तातियाना लादेन आपके साथ हैं, और इस मुद्दे का टॉपिक इंडियन रुपीज है, जिसके साथ हम अभी भी हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। संस्कृत में रुपी एक सिल्वर कॉइन है। कंट्री का इंटरनेशनल एब्रिविएशन नाम INR है, और ये नेशनल लेटर R देवनागरी अल्फाबेट से है। इसका यूज हिंदी, संस्कृत और भारत में पॉपुलर कई दूसरी लैंग्वेजेस में किया जाता है। ज्यादातर दूसरे वर्ल्ड करेंसी की तरह रुपी में भी एक्सचेंज कॉइन होता है, जिसे पैसा कहा जाता है। 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा। भारत की आजादी के बाद इंटरनेशनल करेंसी को पाउंड स्टर्लिंग में जोड़ा गया था, लेकिन 1966 में इसे डिवैल्यू किया गया था और इवेंचुअली 7.5 से 1 अनुपात पर डॉलर से जोड़ा गया। करीब 60 साल बाद डॉलर के मुकाबले रुपी 10 गुना से ज्यादा गिर चुका है। इंडियन रुपी कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो पर प्रतिबंध के साथ आंशिक रूप से कन्वर्टेबल करेंसी है। अगर इजी वर्ड्स में कहें तो इसे कैश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना वर्जित है। हिंदुओं को रुपी एक्सपोर्ट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए रुपए के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध है, और इससे इसकी कन्वर्टेबिलिटी इफेक्ट होती है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में चाइना जैसे भारत के क्लोज नेबर्स को रुपी उतना पसंद नहीं आता है। अगर करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है, जैसे येन, दिरहम या डॉलर, तो इसका मतलब है कि भारत में गुड्स और सर्विसेज के सेल में मिले पैसे का कुछ करना होगा, और इसे इम्पोर्टर्स के क्षेत्र में करना बेहतर होगा, क्योंकि कंट्री से पैसा बाहर ले जाना काफी मुश्किल और महंगा है। पिछले साल से इंडिया रशियन एनर्जी रिसोर्स के सबसे बड़े बायर्स में से एक बन गया है। कुछ यूरोपियन वॉल्यूम्स वही चले गए। ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सप्लाईज के लिए पेमेंट रुपी में किया जाएगा, और फिर रशियन सप्लायर्स को खुद डिसाइड करना होगा कि इंडियन करेंसी के साथ क्या करना है और इसे रूबल में कैसे बदलना है। और एक्यूमुलेटेड बैलेंस को देखते हुए अभी तक कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं है। रूबल रुपी करेंसी आज यूजुअल इकोनॉमिक लॉ के अधीन नहीं है। यहाँ सब डिफरेंट है। और ऑफिशियल एक्सचेंज रेट रशिया के सेंट्रल बैंक द्वारा सेट किया जाता है, लेकिन वास्तव में करेंसी का कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्चुअल रेट पर होता है, जिस पर लेन देन के दौरान पार्टीज एग्री होती है। ये मेंशन करने के लायक है कि रुपी खरीदते समय कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन रुपी को रूबल्स में कन्वर्ट करते समय प्रॉब्लम होती है। आज इंडिया में एक ग्रे मार्केट है, जहां आप रुपी को रूबल में बदल सकते हैं। ग्रे मार्केट में रशियन कंपनीज सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के ऑफिशियल रेट पर प्रीमियम का पेमेंट करके रूबल खरीद सकती है, या आप सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल रेट पर डिस्काउंट के साथ रुपी खरीद सकते हैं, यानी कि प्रीमियम डिस्काउंट की मात्रा पर निर्भर करता है।
ग्रे मार्केट के ग्रो करने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में रुपये के रूपांतरण के लिए अभी भी कंट्री के रेगुलेटरी अथॉरिटीज से परमिशन की जरूरत है। फिर भी गुड्स के सप्लाईज के पेमेंट से इंडियन अकाउंट में बिलियन ऑफ डॉलर्स वर्थ के इंडियन रुपये जमा हो गए हैं। हालांकि रशिया द्वारा जमा किए गए धन के पैमाने पर कोई विशिष्ट डेटा नहीं है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये अमाउंट 10 से 15 बिलियन डॉलर और कुछ 20 बिलियन डॉलर के बीच है। क्या ये ज्यादा है या कम है? अगर हम इस फंड्स की तुलना करंट ईयर के सरप्लस से करते हैं तो ये अमाउंट बड़ी है, लेकिन अगर हम सिर्फ उस पैसे को अलग कर दे जो पिछले साल जमा होने शुरू हुए थे तो ये 2022 में सरप्लस के 10% से कम नहीं होगा। हमारे अनुमान के मुताबिक ये कई बिलियन डॉलर्स के दायरे में है, यानी शायद 10 से 15 बिलियन डॉलर के दायरे में हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। 10-15 миллиардов долларов мы укладываемся комфортно. Скорее всего. सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये रुपये काफी लंबी अवधि से जमा हो रही है। रुपये अकाउंट्स में सबसे ज्यादा संभावना तब जमा होती है जब ये रूबल के लिए सबसे कम खतरनाक होता है। ऐसा तब होता है जब ऑयल की कीमतें हाई और इतनी हाई होती हैं कि वो $60 पर बैरल के सेलिंग में ज्यादा होती है। $60 за баррель. И, скорее всего, और सबसे ज्यादा संभावना है नॉन ऑयल एक्सपोर्टर्स के धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी वहाँ मौजूद है। कुछ पैसा इंडियन बैंक्स के खातों में रखा गया है на счетах в индийских банках और वास्तव में रशिया इस धन का स्वतंत्र रूप से यूज नहीं कर सकता है। может свободно распоряжаться, да, то есть ये स्थिति कुछ मायनों में वैसी ही है जैसे हम वेस्टर्न न्याय क्षेत्रों में रशियन रिजर्वर्स के साथ देखते हैं, в западных юрисдикциях, да, которые вот тоже, जो अब हमेशा खुद को फ्री सर्कुलेशन के लिए उधार नहीं देते हैं। соответственно, обращений. ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये फंड ब्लॉक्ड नहीं है, इनका यूज फ्यूचर में किया जा सकता है। अगर पार्टीज एक कॉमन एग्रीमेंट पर आती है तो संभवतः रूबल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अभी के लिए सवाल इनवॉलंटरली उठता है, क्या भारत खुद इस एक्यूमुलेटेड रुपीज से इस स्थिति को सुलझाने में इंटरेस्टेड है? Я думаю, मुझे लगता है कि अगर हम करेंसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स रुपये में पेमेंट करना इंडियन इंपोर्टर्स और इंडियन रिजर्व बैंक दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया रशिया में इंपोर्ट्स बनाए रखने में इंटरेस्टेड है сохранение импорта из России, потому что क्योंकि भारत को रशियन ऑयल काफी छूट पर मिलती है। с существенным дисконтом, я думаю, что Индия मुझे लगता है कि भारत ऑफ कोर्स किसी न किसी तरह से इस सिचुएशन को सुलझाने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन फिर अगर हम सिर्फ रुपए का यूज करने के पैराडिग्म में बने रहे рупий तो मुझे लगता है कि ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। достаточно сложно сделать, потому что रशियन एक्सपोर्टर्स का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एंट्रेंस ताकि वो अब प्राप्त होने वाले रुपये की मात्रा को कन्वर्ट कर सके, те объемы рупий, которые они получают сейчас, он, конечно, будет ये सर्टेनली इंडियन करेंसी पर बहुत सीरियस प्रेशर डालेगा। अगर एक्यूमुलेटेड रूबल्स की स्टोरी इंडियन करेंसी के एक्सचेंज रेट पर दबाव डाल सकती है तो इसका रूबल एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रूबल की डायनामिक्स कई कारणों पर निर्भर करती है, लेकिन पिछले साल भी 10% सरप्लस अभी भी बहुत है। और थ्योरी के रूप में अगर एक्सपोर्टर से रिसीव्ड धन को तुरंत कंट्री से निकाला जा सकता है तो रूबल का सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन किस हद तक ये सवाल ओपन रहेगा? Если мы посмотрим на अगर हम रशिया के बैलेंस शीट को देखें, करंट अकाउंट का बैलेंस देखें, तो हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक के अनुमान के अनुसार पहले क्वार्टर में हमारे पास लगभग 18 बिलियन डॉलर था по оценке ЦБ, и और हम समझते हैं कि भारत के साथ ट्रेड में 14.5 बिलियन डॉलर का सरप्लस एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स को प्रभावित करता है на наши макропоказатели, и получается, если мы और अगर हमें इस कंट्री में इस करेंसी का कुछ हिस्सा भी नहीं मिलता है तो यह कम से कम एक्सचेंज रेट और रशियन करेंसी मार्केट पर दबाव डाल सकता है। курс давления на российский валютный рынок с точки зрения рубля, रूबल के मामले में ये शायद इतनी बड़ी डरावनी कहानी नहीं है। страшная история. Те остатки वो लॉन्ग टाइम तक जमा रहे हैं और वो तब जमा हुए जब रशिया को संभवतः करेंसी का सबसे जरूरी प्रभाव प्राप्त हुआ। валют. हालांकि इसकी संभावना नहीं है कि कोई इतनी रकम निकालेगा। फिर उनके साथ और क्या किया जा सकता है? किसी तरह एक्यूमुलेटेड रुपीस की मात्रा को कम करने के लिए इंपोर्ट्स को बढ़ाना थियोरेटिकली पॉसिबल है। ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन जैसा लगता है, लेकिन व्यवहार में ये कई ज्यादा मुश्किल है। मार्च में रशिया से भारत को गुड्स का एक्सपोर्ट लगभग 5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और 2002 के स्टार्ट से 5 गुना बढ़ गया है। हालांकि इंडिया से रशिया को एक्सपोर्ट 2019 से लगभग अनचेंज रहा है और अभी भी मंथली टर्म्स में 350 मिलियन डॉलर तक बना हुआ है। और फिस्कल ईयर 2022-2023 में रशिया से भारत को शिपमेंट लगभग 42 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जबकि भारत से रशिया को शिपमेंट 3 बिलियन डॉलर तक भी नहीं पहुंच पाया।
Не дотянули даже до 3 миллиардов. То есть यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लगभग 13 गुना ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? происходит. Ведь आखिरकार भारत एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से लेकर कार्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक बड़ी संख्या में गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली एक मेजर इकोनॉमी है। оборудование Россия रशिया अपने फ्रेंडली पार्टनर को एनर्जी रिसोर्स, मेटल्स और फर्टिलाइजर्स का सप्लाई करता है। और इंडिया हमें क्या सप्लाई करता है? भारत से रशियन इंपोर्ट्स वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स की शेयर सबसे बड़ी है। фармацевтические препараты. На втором मशीनरी और इक्विपमेंट्स दूसरे स्थान पर आते हैं। उनके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और नॉन प्रीशियस मेटल्स आते हैं। लेकिन चलिए इस बात पर ध्यान देते हैं कि 2020 के बाद सिर्फ फूड प्रोडक्शन को छोड़कर कई वस्तुओं के लिए भारत के शिपमेंट में बहुत कम बदलाव आए हैं। अगर गिरावट बिल्कुल भी नहीं हुई है तो практически не изменились, если и вовсе не упали. ऑफ कोर्स कुछ कमियों को रशियन की परचेसिंग पावर की कमी से समझाया जा सकता है। Импорт наращивать не получается. Санкции सैंक्शंस ने रशिया को पूर्व की ओर देखने और फ्रेंडली कंट्रीज के साथ शिपमेंट बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग कर दिया है। дружественных стран. Так, например, फॉर एग्जाम्पल मार्च में रशिया को चाइनीज एक्सपोर्ट्स साल दर साल 136% बढ़ गया। तो फिर क्या इंडिया रशिया में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना नहीं चाहता? या शायद नई दिल्ली के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है? हो सकता है कि एक्यूमुलेटेड रुपीस इतनी बड़ी रकम हो कि उन्हें स्पेंड करना एक प्रॉब्लम बन जाए। या शायद हमारे पास वास्तव में टी और इंडियन मूवीज के अलावा इंडिया में खरीदने के लिए कुछ नहीं है। и индийских фильмов. Смотрите, у нас देखिए, हमने कोई सिस्टमैटिक रिसर्च नहीं किया है। आखिर हमें भारत से चाहिए क्या? вообще из Индии. Ситуация सिचुएशन तब सामान्य हो जाएगी जब हम इन गुड्स के लिए रशिया के नीड्स का पर्पसफुल मेथोडिकल रिसर्च स्टार्ट करेंगे जो भारत में प्रोड्यूस होते हैं। в товарах, которые в Индии производятся. И ऑफ कोर्स उन्हें उन रुपीस में पे किया जाएगा जो इंडियन बैंक्स में जमा हो गए हैं। или на индийских банках. Но время लेकिन समय बीतता जाता है और व्यापार में असंतुलन बढ़ता ही जाता है। भारत के एक्सपोर्ट के लिए रशिया की जरूरतों के रिसर्च के रिजल्ट के लिए व्यर्थ प्रतीक्षा न करने के लिए हम पैसे से काम चला सकते हैं। पिछले साल के दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट 22% बढ़ गया, जबकि यूएस S&P 500 इंडेक्स और हमारा रशियन मॉस्बर्ग इंडेक्स 16% ऊपर थे। выросли на 16%. На длительном पромежутке времени लंबे समय से स्थिति और भी बेहतर दिखती है। 5 सालों में मॉस्बर्ग इंडेक्स में 25% की वृद्धि हुई है और S&P 500 में 58% की वृद्धि हुई है और इंडियन सेंसेक्स भी 78% बढ़ गया है। इसीलिए ये संभव है कि इंडियन स्टॉक मार्केट बातचीत के दौरान जमा हुए रुपीस के लिए बुरा हार्बर नहीं है। на время переговоров. Индийский рынок акций इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया का 5th सबसे बड़ा मार्केट है और आज इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो करने के लिए तैयार है। ऐसा काफी कम होता है। हालांकि आज इंडियन स्टॉक मार्केट पर जरूरी इम्पैक्ट डालने वाले सभी मेन डिसाइसिव फैक्टर्स एक साथ और सामूहिक रूप से मार्केट की बढ़त का सपोर्ट कर रहे हैं। одновременно и совместно поддерживают рост рынка. Сегодня, в настоящий момент, यूएस डॉलर अब मल्टी ईयर नेगेटिव ट्रेंड में एंटर कर गया है, जिससे मीडियम से लॉन्ग टर्म में इंडियन रुपी स्ट्रांग हो सकता है। в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Еще в начале мая मई की शुरुआत में फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव ने पणजी में एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के रिजल्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इशू उठाया कि इंडियन रुपी का यूज किया जाना चाहिए और ये मनी कोड दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहिए। должны быть переведены в другую वалюту. А еще और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया इंडिया के साथ बातचीत कर रहा है और कंट्री ऐसे सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रही है जो दोनों साइड के लिए सही है। हालांकि उन करेंसीज का नाम नहीं दिया गया जो कैलकुलेशन में अल्टरनेट बन सकती है। названы не были, как и другие. साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दूसरे पॉसिबल तरीके भी हैं। मुझे यकीन है कि मामला सुलझ जाएगा। इस समस्या को हल करने के कई तरीके हैं। Способов решения этого вопроса, один из вариантов решения, это एक सोल्यूशन एमिरेट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है और कॉन्ट्रैक्ट दिरहम में कंक्लूड होते हैं। и контракты заключаются в дирхамах. Мое мнение, मेरी राय ये है कि आज खरीद पर काफी बड़ी डिस्काउंट है, यानी आप डिस्काउंट पर रुपी खरीद सकते हैं लेकिन प्रीमियम पर रूबल खरीद सकते हैं। तो यहाँ ये प्रीमियम 6 से 12 महीने में धीरे धीरे कम होने वाला है। ये धीरे धीरे गायब होने वाला है। युआन के माध्यम से ऐसा नहीं कर पाने वाले प्रॉब्लम में से एक चाइनीज बैंक की सावधानी है। इसके 2 मैकेनिज्म है। Два механизма. Во-первых, это पहला उन करेंसीज में पेमेंट्स है जो ज्यादा सॉलिड है और रुपी की तुलना में बड़े फाइनेंशियल अमाउंट है। финансовый счет шире, чем в рупиях. В первую очередь это расчет в юанях. Я думаю, что для России юаневая финансовая система становится как бы सबसे पहले शुरुआत में पेमेंट है во-вторых, और दूसरा ये है कि इनमें से कई पेमेंट्स दुबई के दिरहम वगैरह में भी होते हैं। в Дубае, да, в дирхамах и так далее. С точки зрения रशियन फॉरेन ट्रेड्स को बैलेंस करने के टर्म में ये डोमेस्टिक डिमांड में वृद्धि है।
рост внутреннего спроса. Сейчас, когда अब जबकि कंज्यूमर क्रेडिट 2% पर मंथ के रेट से बढ़ रहा है, हम नॉन फूड सेल्स सहित रिटेल सेल्स में सुधार देख रहे हैं और ट्रेड सरप्लस में कमी आई। снижение профицита торгового баланса. प्रॉब्लम के प्रति अवेयरनेस आधी सफलता है। बातचीत की प्रक्रिया, विकल्प के खोज और रूपी के साथ काम करने की इच्छा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में एक कदम है। На днях हाल ही में तिंकोफ बैंक ने इंडियन रुपी में ट्रांसफर स्टार्ट किया और सेंट पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक ने इंडियन रुपी में टाइम डिपॉजिट की शुरुआत की है। डिपॉजिट की अवधि 90 दिन तक है और रेट 3% एनुअली है। годовых. Конечно, ऑफ कोर्स आज रुपी एक लिएबिलिटी है, लेकिन इंडियन नेशनल करेंसी में डिपॉजिट और इंफ्रास्ट्रक्चर का इमरजेंस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत का संकेत देता है। हालांकि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रशियन बैंक को इंडिया के अपने कलीग्स के लिए कंट्री अकाउंट ओपन करने में सक्षम होना चाहिए, जहां रूबल की लिक्विडिटी जमा हो सके। рублевая ликвидность. А это लेकिन ये अब तक नामुमकिन है। बहुत सारा पैसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके बारे में कोई कंप्लेन करता हो, लेकिन अगर ये पैसा हार्ड करेंसी में नहीं है तो इसका एकमात्र लाभ इसे पाने का काल्पनिक आनंद है। радость от самого факта их наличия. Смогут क्या रशियन कंपनीज करेंट सरप्लस को अपने लाभ और इकोनॉमी में बदलने में सक्षम होगी? ये मेन क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं है। не очевиден. तो सबसे पहले यूजर एनक्यू ने लिखा है कि हम इंडिया से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टी, राइस, जेनेरिक्स मतलब फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। उसके बाद एडगार कुस्का ने लिखा है कि हमारे गवर्नमेंट में कोई तो गलत प्लेस पे है जो कि खाली फोकट का सैलरी लिए जा रहे हैं। नथिंग हैज बीन थॉट आउट, कैलकुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड इन ट्रेड विद इंडिया। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम करप्शन की बात सुनते हैं तो हमारा उंगली जो है डायरेक्ट टॉप ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनके ओर जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक देश को सही मायनों में डेवलप होने के लिए और करप्शन मिटाने के लिए सिर्फ कुछ टॉप ऑफिशियल्स सही होने से ही जो है बात नहीं बनती है। जरूरी है कि ऑल द सबॉर्डिनेट्स, इंडिया में अगर हम बोले तो कई सारे जो है ऑफिसर्स बहुत ही करप्ट है और बोथ ये इंडिया और रशिया दोनों का ही प्रॉब्लम है। जहां तक पुतिन की बात है तो ही इज क्वाइट लॉयल टू हिज कंट्री। और कुछ का तो नॉलेज नहीं होता है। एक हिंदी नॉलेज शो नाम का एक चैनल है जहां पे मैं दिखा रहा था कि रशिया इंडिया का फ्रेंड नहीं है, रशिया का जो रिलेशन है इंडिया से अच्छा नहीं है। और वो किसका क्लिप दिखा रहा था? येल्सिन ने जब इंडियन जो है न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो येल्सिन ने जो है एक बार एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट है वो दिया था, बट लोगों को ये नहीं पता है, बट लोगों ने उसको डायरेक्टली रशिया का जो है वो मान लिया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि येल्सिन जो है एक यूएस के हाथों बिका हुआ पपेट था। येल्सिन वॉज द मोस्ट लॉयल अमेरिकन डॉग प्रेजेंट इन रशिया एवर। तो वो जो है तो ऑब्वियसली उसका एंटी इंडिया जो स्टांस था, एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट था, वो तो इसीलिए था क्योंकि वो यूएस के हाथों बिका हुआ एक पपेट था। अब वेस्ट ने सोचा था कि पुतिन भी शायद वही होंगे, कुछ डॉलर्स देंगे और पुतिन को खरीद लेंगे और उनके मुताबिक जो है पुतिन चलेगा, बट पुतिन ने ऐसा नहीं किया। पुतिन वॉज पैट्रियोटिक एंड ही रोज ऑन हिज ओन। बट एनीवे वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू डू आवर लेवल बेस्ट कि हम करप्शन जो है बोथ इंडिया एंड रशिया शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि करप्शन जो है मिटाए, तभी जाके इतना जो अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद यूजर SP9 ने लिखा है कि इन जनरल इट इज हाई टाइम टू इंट्रोड्यूस द ब्रिक्स सिंगल करेंसी एंड एक्सचेंज इट। उसके बाद लोंडो मोलारी ने लिखा है कि इंडिया बहुत सारे यूजफुल थिंग्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे देश के अंदर घुसे हुए कुछ चाइनीज लॉबिस्ट इंडियन गुड्स को रशिया में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। इंडिया जो है वेस्ट वगैरह बहुत सारे देश में जो है अपने लॉबी बहुत स्ट्रांग किया है, लेकिन रशिया इज वन कंट्री आई थिंक जहां पे हमें इसकी जरूरत है। पहले तो इसकी कोई जरूरत नहीं था शायद, बट अभी चाइनीज लॉबीज जो है बहुत इफेक्टिव हो गया है वहां पे। तो इंडिया का भी जो है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की दिस इज हाई टाइम कि हम रशिया में भी एक स्ट्रांग लॉबी जो है वो क्रिएट करें। उसके बाद EAV Prog 8 ने कमेंट किया है कि इंडियन रूपी का एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड करेंसीज। इसका रेट जो है बहुत ही कम फ्लक्चुएट होता है, एटलीस्ट ऑफ ऑल रिलेटिव टू द एवरेज वैल्यू। The standard deviation of the daily absolute exchange rate is only 1.88% of its average value over the past 5 years. पिछले 5 सालों में सिर्फ 1.88% जो है डेविएशन हुआ है। द इंडियन रूपी इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी इन द वर्ल्ड। द साउथ कोरियन वन का जो है डेविएशन है 2.62%, slightly behind the rupee, and the euro has about 5%. The dollar has about 7%, and the ruble is at the level of 12% under the standard. ये मुझे पता नहीं है। मैं अच्छा है कि इंडिया की जो है तारीफ कर रहे हैं, बट आई कैन नॉट एश्योर वेदर ही इज स्टेटिंग फैक्ट्स, ट्रू फैक्ट्स और नॉट। शायद सब्सक्राइबर में से आप लोगों को पता होगा कि ये सच है कि नहीं। उसके बाद यू नेवर नो 824 ने कमेंट किया है कि टू गेट द रुपीज आउट रशिया इंडिया से इक्विपमेंट और मशीनरी जो है खरीदेगा और ऐसे क्वांटिटी में खरीदेगा जो कि रशिया का होम प्रोडक्शन जो है उसे भी किल ना करे। एंड थ्रू स्टॉक मार्केट वी विल ऑल्सो फाइनेंस द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया।
और स्टॉक मार्केट के जरिए हम इंडिया के जो इंडस्ट्री है उसको भी फंड करना चाहेंगे। उसके बाद यूजर Q1 ने कमेंट किया है कि ये अभी है कि हम जो है इंडिया से ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगले 10 साल में क्या होगा? दुनिया के हर चीज जो है इंडिया पे ही डिपेंड करेगा और दुनिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है इंडिया पे ही डिपेंड करेगा। अब सारे वेस्टर्न कंट्रीज भी जो है चाइना से उठाकर इंडिया में जो है अपने इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम पे रूपी के यूज करने के लिए काफी सारे एरियाज होंगे। आपके मुंह में घी शक्कर, आशा है कि बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा कि आपने कहा। उसके बाद एलेक्स गॉर्डन ने लिखा है कि ए डिवैल्यूएशन ऑफ 10 times over 60 years, इट इज डायरेक्टली प्रेजिंग द इंडियंस। मतलब वो कहना चाहते हैं कि 60 सालों में 10 बार डिवैल्यूएशन, तो इसे एज अ फैक्ट यहाँ पे स्टेट किया है। बट उन्होंने कहा कि मतलब ये जो आप स्टेट कर रहे हैं कि 60 सालों में सिर्फ 10 बार जो है डेविएट हुआ है, इट्स एक्चुअली नॉट अ स्टेटमेंट बट इट्स एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग इंडिया। मतलब इतना कम बार जो डिवैल्यूएशन हुआ है, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। उसके बाद वो लिखता है कि वी कैन हैव द रूबल फॉर 32 years एंड इट वाज डिवैल्यूड बाय 85,000 times। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैव नॉट इम्प्रिजन्ड और शॉट एनीवन येट। तो आगे वो कहते हैं कि हमारा रूबल तो हम कह सकते हैं कि पिछले 32 सालों में ही शायद 85,000 बार जो है डिवैल्यू हुआ है, और इसके लिए ना तो कोई मिनिस्टर को शूट किया गया है और ना ही किसी को जो है जेल भेजा गया है। उसके बाद यूजर को2 ने कमेंट किया है कि क्या प्रॉब्लम क्या है? रूपी को सेल करो और युआन और गोल्ड खरीदो, या फिर इंडियन मेड मशीनरीज खरीदो, इक्विपमेंट्स खरीदो और रशिया को जो है रशियन इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करो। आई डोंट नो कि शायद यहाँ पे इंडिया रुपीस को युआन में कन्वर्ट करना शायद प्रॉब्लमेटिक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो एनीवे दोस्तों, कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।